नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नॉलेज विला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं 21 तारीख का दैनिक करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए यहाँ पर रखा है और उसका बहुत सारा कंटेंट है, उसके बारे में बहुत सारा डिटेल है। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए मित्रों, अपना पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको हाल ही में यह पुरस्कार मित्रों दिया गया है, ये आपको बताना है, यह प्रश्न है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हैं सीएम आदित्यनाथ योगी। इनको हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार जो है दिया गया है। यह आपको यहां पर याद रखना है, बी आर अंबेडकर के नाम से यह पुरस्कार दिया जाता है। और आखिर आदित्यनाथ योगी जी ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि इनको भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार हाल ही में दे दिया गया? तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इन्होंने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा भय मुक्त बना दिया है कि इनको यह पुरस्कार दिया गया। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार आदित्यनाथ योगी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई हिंसात्मक कार्य होते हैं और हिंसात्मक कार्यों में संलिप्त लोग पाए जाते हैं तो डायरेक्ट उनके घरों पर क्या है जो है तो बुलडोजर चला दी जाती है। इस तरह से उन्होंने अपने राज्य को भयमुक्त बनाया है, तो उनको हाल ही में यह पुरस्कार दिया गया है। इसको आपको याद रखना है, ये आपके नेक्स्ट किसी भी तरह के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अभी हम बता रहे हैं कि इससे पहले और किनको यह पुरस्कार मिला था। देखिए दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो पुरस्कार है, इसमें जो राशि दी जाती है, इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है और प्रतीक चिन्ह यानी कि प्रमाण पत्र के साथ में 10 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। क्लियर? यह एक देखिए 10 लाख रुपए की यहाँ पर बात नहीं आती है दोस्तों, बात आती है यहाँ पर सम्मान की। जो ये प्रतीक चिन्ह है यह महत्वपूर्ण है उनके लिए। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि केवल आदित्यनाथ योगी को ही दिया गया है, इनसे पहले कुछ और लोगों को भी दिया गया था दोस्तों। इसका प्रारंभ कब से हुआ था देना? 1996 से। जो आपका भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार है, 1996 से 1996 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह बात आपको यहां पर याद रखनी है। अच्छा, पिछली बार किसको दिया गया था? तो इससे पहले अगर हम देखें तो हर्षाली मल्होत्रा को 2022 में दिया गया था और इससे पहले मायावती जी को 2017 में दिया गया था, जो कि पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के। इनको 2017 में आपका भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था और 2022 में हर्षाली मल्होत्रा। आपको याद दिला दें हम कि हर्षाली मल्होत्रा एक एक्ट्रेस हैं, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। आपने बजरंगी भाईजान करके मूवी देखी होगी, तो उसमें जो मुन्नी का रोल निभाने वाली जो वो गर्ल्स थी, वही हर्षाली मल्होत्रा है। उसका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। एक अच्छे अभिनय के लिए उनको 2022 में भारत रत्न डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुरस्कार जो है मित्रों दिया गया था। तो यह बात आपको इसके बारे में जो है याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे की बातें। हाँ, अब देखिए यूपी की बात आई है यहाँ पर दोस्तों, तो यूपी के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में देख लीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ है और दोस्तों लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। यह बात भी आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यह बात भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा राजकीय पक्षी अगर पूछा जाए तो सारस क्रेन यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंगा है, यहाँ का उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अच्छा, यूपी के बारे में कुछ अन्य बातें जो हम अगर आपको इंपॉर्टेंट बताएं तो बचपन बचाओ, बच्चों के लिए, देखिए यहाँ पर बचपन है लिखा है, यहाँ पर बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है दोस्तों। बच्चों के लिए डिजिटल, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये बच्चों है। क्लियर? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड है ना, स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है भारत का। कौन? उत्तर प्रदेश। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है अपने नोट्स में। क्लियर? अच्छा, यूपी को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है। HUDCO पुरस्कार यूपी को स्वच्छता के लिए दिया गया है दोस्तों। यह बात भी आपको याद रखनी है, स्वच्छता के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए इस राज्य को मिला है HUDCO पुरस्कार। क्लियर? तो ये बात भी आपको मित्रों याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारी जानकारियां आपको याद रखनी है। क्लियर?
चलिए देखते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो बनारस है दोस्तों, इसको इसको बनारस को एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। सांस्कृतिक राजधानी यहां पर इसको घोषित किया गया था दोस्तों। जेवर एयरपोर्ट है यहां पर नोएडा में, जेवर एयरपोर्ट है यूपी में, यह भी याद रखना है अपन को, ठीक है। यूपी के बारे में ये कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि चर्चा में रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर लिख करके आपको बता दिए, कभी भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बनारस को सांस्कृतिक राजधानी संघाई सहयोग संगठन की घोषित किया गया था हाल ही में, यह बात भी आपको मित्रों याद रखना है। क्लियर। चलिए देखते हैं अब और आगे की चीजें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन, 6वें नंबर का दोस्तों हिंद महासागर सम्मेलन जो 2023 में कहां पर शुरू हुआ, यह कहां पर स्टार्ट हुआ दोस्तों? 6वां हिंद महासागर सम्मेलन 2023। क्लियर। तो ये बात हम आपको यहां पर बता दें, इसका जो शुरुआत है ये ढाका में किया गया। ये कहां पर शुरू हुआ सम्मेलन? 2023 में ढाका में। और आपको पता है ढाका कहां की राजधानी है? बांग्लादेश जो कंट्री है 1971 में एक स्वतंत्र देश बना था, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में यह एक अलग देश बन गया, पाकिस्तान से अलग हो गया और इसकी राजधानी ढाका है। तो यहीं पर आपका 6वां हिंद महासागर सम्मेलन। अब देखिए यहां पर बात आती है मित्रों हिंद महासागर सम्मेलन की, यानी कि इंडियन ओशियन समिट की, आईओसी, इंडियन ओशियन समिट की बात आती है दोस्तों। तो हम आपको यहां पर बता दें, जो आपका आईओसी है मित्रों, इसके बारे में आपको यहां पर याद रखना है। जो इंडियन ओशियन समिट है ये किस लिए होता है दोस्तों? तो हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए, आपसी सहयोग के लिए जितने भी देश इस सम्मेलन में एकत्रित होते हैं उनके बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाना, व्यापारिक गतिविधियों को समृद्ध करना, और इसके अलावा दोस्तों अन्य क्षेत्रों में जैसे आतंकवाद निरोधी गतिविधियां, उनमें आपस में सहयोग स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, यह इस सम्मेलन का मुख्यतः उद्देश्य है। बात समझ में आई? इसका उद्देश्य हमने यहां पर एक लाइन में लिख दिया, हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ाना। मित्रों ये बात आपको याद रखनी है। आईओसी जो 2023 है इसके बारे में हम आपको बताएं, उद्घाटन इसका जो है बांग्लादेश में ढाका में हुआ। तो शेख हसीना यहाँ के जो आपके पीएम है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, शेख हसीना ने। क्लियर। अच्छा, थीम इसकी क्या रही है? इस सम्मेलन की थीम रही है शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, है ना। तो वही बात है एक्चुअल में, जितने भी देश हिंद महासागर के आसपास की कंट्री हैं, जितने भी कंट्रियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उनके बीच में शांति बढ़ाना, समृद्धि लाना और लचीला भविष्य, मतलब ऐसा भविष्य निर्मित करना जो एक दूसरे के लिए लचीला हो, एक दूसरे के भविष्य के लिए, भविष्य को देखते हुए यहाँ पर संबंध को स्थापित करे। तो यह बात भी आपको मित्रों याद रखनी है। अच्छा, भारत से यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, इस समिट में इन्होंने भाग लिया, यह बात याद रखनी है। और इसके अलावा इसमें भारत के साथ साथ सार्क कंट्री, बिम्स्टेक, इनके प्रतिनिधियों ने भी यहाँ पर भाग लिया, ये बात आपको याद रखनी है। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 25 कंट्रियों ने यहाँ पर भाग लिया। क्लियर। अच्छा, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, अगर हम कुछ अलग, इससे हम अलग आपको अगर इतर फैक्ट बताएं तो यह बात आपको याद रखनी है कि 42वां आसियान का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? तो अभी हाल ही में यह विदेश मंत्रियों की बैठक, जो संघाई सहयोग संगठन है उनके विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई थी मित्रों? गोवा में हुई थी। अभी हमने जस्ट आपको बताया था एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनारस को घोषित किया गया है। बनारस को एससीओ की संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? यूपी का एक स्थान है बनारस। क्लियर। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव। अब देखिए ये आपका जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न है। यहाँ पर आपको इनके बारे में ज्यादा तो नहीं देखना है, हालांकि कुछ आपको ये जानकारी आपको जरूर रखनी है कि जो आपके हाल ही में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में कौन सी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, यानी कि कौन सी पार्टी की सरकार बनी है। मित्रों आप सभी लोगों को हमें पता है कि यह आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो हम कर्नाटक से संबंधित बताना चाहते हैं आपको, तो वो इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। क्लियर। तो ये सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने विजय प्राप्त किया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा बहुमत, इस बार स्पष्ट बहुमत जो है कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। क्लियर। तो कांग्रेस ने लगभग 100 यहाँ पर 35 सीटों के आसपास 135 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की हैं, यह बात आपको याद रखनी है। क्लियर।
और इसके अलावा अगर बीजेपी का देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 66 सीटों के आसपास बीजेपी ने प्राप्त किया है। तो ये बात भी अलग अलग जगह पर आप अगर देखेंगे न्यूज में तो अलग अलग जगह पर आंकड़ों की अलग अलग आपको आंकड़े दिखेंगे। क्लियर, ये आपको मानक आंकड़े कुछ यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर, कर्नाटक विधानसभा के बारे में आपको यहाँ पर बताएं तो कुल लगभग 224 यहाँ पर कितनी है, टोटल 224 सीटें हैं। यह बात आपको याद रखनी है। कुल सीटें कितनी है कर्नाटक विधानसभा में, 224 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। वर्तमान सीएम, अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई तो ये आपको याद रखना है कि अब इसका ही सीएम बनेगा कांग्रेस का। लेकिन इससे पहले जो अभी तक सीएम थे वो बसवराज बोम्मई, ये आपके सीएम रहे हैं। बसवराज बोम्मई ये आपके सीएम रहे हैं। यहां पर देखिए विधान परिषद वर्ड लिखा है तो हम आपको इसके माध्यम से बताना चाहेंगे जो विधान परिषद है भारत में कुल 6 राज्यों के पास तो विधान परिषद ही है। इसके अलावा जो राज्य बचते हैं उनके पास विधान परिषद नहीं है। क्लियर, अदर राज्यों के पास में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों के पास में विधान परिषद है। और वो कौन कौन से हैं आपके 6 राज्य, इनमें से एक है आपका महाराष्ट्र, एक है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है आपका तेलंगाना, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा यूपी और बिहार। क्लियर, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी लेकिन वहां जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 भागों में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, तो वहां पर विधान परिषद अभी वर्तमान में नहीं है। क्लियर, अच्छा राज्यपाल कौन है कर्नाटक के, थावरचंद गहलोत जो हैं ये राज्यपाल हैं। अब देखिए जो भी दल बहुमत प्राप्त किया है, बहुमत वाला जो दल है उसके नेता को क्या नियुक्त किया जाएगा, सीएम नियुक्त किया जाएगा। जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको सीएम, और कौन सीएम के रूप में नियुक्त करेंगे, राज्यपाल। यह राज्यपाल की दोस्तों विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में कौन राज्यपाल है, थावरचंद्र गहलोत हैं यहाँ के राज्यपाल। अच्छा, यहाँ का एक लोक नृत्य है कर्नाटक का। अब देखिए थोड़ा सा संस्कृति के बारे में याद रखिए। कर्नाटक का मित्रों एक लोक नृत्य है, उसका नाम है यक्षगान। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यह आपका कर्नाटक का एक फेमस लोक नृत्य है यक्षगान। और इसके अलावा दोस्तों अब हम संस्कृति की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंबाला का आयोजन किया जाता है, एक त्योहार है फेमस कंबाला, एक प्रतियोगिता भी है उसी त्योहार में होती है। कंबाला का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। जिस तरह से दोस्तों जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होती है, वहां पर जल्लीकट्टू में मानव और पशु संघर्ष को खेल के रूप में दिखाया जाता है, एक प्रतियोगिता के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें बैल के सींगों पर नारियल को लपेटा जाता है एक कपड़े में, और उसमें से एक व्यक्ति को उससे कपड़े को निकालना होता है, और वहां पर वो लड़ाई जो है तो मानव और पशु के बीच में संयुक्त रूप से होती है। तो इसी तरह से कंबाला है दोस्तों, यह संयुक्त रूप से देखी जाए कंबाला के बारे में तो यह भैंसों की दौड़ है। एक नाली बनाई जाती है इस तरह से बड़ा सा, और यहाँ पर कीचड़ भरा जाता है, और कीचड़ में दोस्तों भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसको कंबाला कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में होता है। क्लियर, तो कर्नाटक का कंबाला का आयोजन कहां पर किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है मित्रों। यह बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन से संबंधित ये सारी बातें आपको यहाँ पर हमने दी हैं, ये सारी बातें आपको मित्रों याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2022 में हुआ, इसमें मध्य प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो गोल्ड मेडल है दोस्तों, यहाँ पर 39 मध्य प्रदेश के गोल्ड मेडल हैं फ्रेंड्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड मेडल जीते। अब यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक कितने हैं, 39, रजत पदक कितने हैं, 30, और कांस्य पदक कितने जीते, 27। तो इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में यहाँ पर इन जो मेडल्स हैं ये मेडल प्राप्त किए, रजत 30, कांस्य 27, स्वर्ण 39। क्लियर, उसका उत्तर यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल गया। अब देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसका आयोजन जो है दोस्तों 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया था। भले ही दोस्तों यहाँ पर 2022 लिखा है लेकिन आयोजन 2023 में इसका हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया।
मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य आयोजन हुआ वो कहां पर हुआ? भोपाल के टीटी नगर तात्या टोपे स्टेडियम में भोपाल में किया गया। इसका मुख्य आयोजन यहां पर हुआ और भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 7 अन्य शहरों में भी इसका आयोजन जो है किया गया। यह बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर? शुभंकर इसका क्या रहा है? देखिए दोस्तों, कोई भी जब खेल होता है, चाहे भी वो आपका ओलंपिक हो या फिर एशियन गेम्स हो या फिर आपका किसी भी तरह का खेल हो, वहां पर शुभंकर जरूर जारी किए जाते हैं। शुभंकर इसका जो है दोस्तों आशा था और इसके साथ में मोगली। तो आशा और मोगली इसका क्या रहे हैं? शुभंकर के रूप में यहां पर देखा जा सकता है आपका। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके अलावा दोस्तों टैगलाइन अगर आपसे पूछी जाए इसकी, तो टैगलाइन क्या है मित्रों? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसकी टैगलाइन क्या रही है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आया। मध्य प्रदेश कौन से नंबर पर रहा? तीसरे नंबर पर रहा है। और पहले और दूसरे नंबर पर कौन आए? तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र था, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरा नंबर आपका एमपी का रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का, जो कि 2023 के जनवरी में आयोजित कराया गया। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन कराया गया। मुख्य आयोजन इसका भोपाल में कराया गया, टीटी नगर स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम। शुभंकर इसका आशा और मोगली रहे हैं। टैगलाइन हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी। देखिए दोस्तों, एक यह प्रोग्राम है भारत सरकार का, राष्ट्रीय पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। क्लियर? ये जो आपका कार्यक्रम है इसका प्रारंभ किसने किया है हाल ही में? तो आपको हम बता दें, यहां पर स्मृति ईरानी जो है दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। इन्होंने दोस्तों एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय पोषण भी और पढ़ाई भी। क्लियर? तो देखिए कार्यक्रम का नाम क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ में हमें बच्चों को पोषण भी देना है, उनको न्यूट्रिशन भी प्रदान करना है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यह कार्यक्रम किसने चलाया? जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने यह कार्यक्रम चलाया है। ये आपको याद रखना है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम दोस्तों ये जो शुरू होगा ये आपका आंगनवाड़ी से शुरू होना है। कहां से शुरू होगा? आंगनवाड़ी में शुरू किया जाएगा। भाई देखिए, आप लोग भी बचपन में रहे हैं, है ना? तो आप लोगों को भी जब आप घर में परेशान करते थे लोगों को, अपने घर में बड़े लोगों को, तब आपको भी जो है ना आंगनवाड़ी में जमा कर दिया जाता था। आंगनवाड़ी में भेज दिया, वहीं पर खाना खाओ, वहीं पर अन्य गतिविधियां करो, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, जो भी करना है आपको आंगनवाड़ी में करो और शाम तक घर लौट आओ। ठीक? तो इससे घर वालों की भी समस्या खत्म और आपको जो है वहां पर पोषण युक्त खाना मिल जाएगा और इसके साथ साथ में आपको विभिन्न प्रकार के जो है करिकुलम एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करने का वहां पर मौका मिलेगा। तो आंगनवाड़ी में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो दोस्तों 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 वर्ष आयु सीमा तक के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम है, पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पोषाहार के बारे में अगर देखा जाए, यहाँ पर पोषण की बात आई है तो संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 47 इसमें पोषाहार के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, राजस्थान एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने राइट टू हेल्थ लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है अकेला भारत में जो कि राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार इसने प्रदान कर दिया है अपने यहाँ के लोगों के लिए। किसका अधिकार? स्वास्थ्य का अधिकार यहाँ पर प्रदान करने वाला पहला राज्य भारत का राजस्थान बन गया है। यह बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पोषण की बात आती है तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, है ना, और शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम था। तो शिक्षा के बारे में देख लीजिए। पोषण की बात तो आर्टिकल 47 में की गई है और शिक्षा के बारे में देखें तो देखिए दोस्तों, शिक्षा जो है वह एक समवर्ती सूची का विषय है। आपको पता है कि जो आपकी संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर? संघीय सूची यहां पर लिख दें आप लोगों के लिए, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये आपको याद रखना है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, ये वाली 3 सूचियां हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, यह आपको याद रखना है। अच्छा, आर्टिकल 45 में जो है दोस्तों मूल रूप से जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो मूल रूप से संविधान का अनुच्छेद वह 45 है जहां पर शिक्षा के बारे में बताया गया।
लेकिन आप लोगों को पता है मित्रों कि जो शिक्षा अगर आर्टिकल 45 में ही रहता तो आपको पता कि आर्टिकल 45 एक नीति निर्देशक तत्व है। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वो कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को मिलेगा ही, वो तो राज्य की इच्छा पर निर्भर है। अगर राज्य के पास संसाधन है तो राज्य आपको निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करेगा, अगर राज्य के पास पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं है तो वह आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं दे सकते। तो इसलिए दोस्तों यह जरूरी था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के कैटेगरी में लाना जरूरी था, भाग 4 से हटा करके भाग 3 में। तो यह सबसे पहले कब किया गया शिक्षा को, ये तो आर्टिकल 45 भाग 4 है ना, भाग 4 से भाग 3 में कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। और इसके माध्यम से दोस्तों शिक्षा को भाग 4 के साथ साथ में भाग 3 में रखा गया और इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। जो आपके बालक हैं दोस्तों 14 वर्ष तक के, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? तो इस तरह से यहां पर आर्टिकल 21A में भी शिक्षा है। और इसके अलावा जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, वहां पर भी प्रत्येक पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे। यह आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा का उपबंध हमारे संविधान के कौन कौन से भागों में या फिर कहां कहां पर किया गया है, तो देखिए भाग 4 में आर्टिकल 45 में है, भाग 3 में आर्टिकल 21 के ए में है, और इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों में भी 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा के बारे में है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब राइट टू एजुकेशन भी भारत में लाया गया। यह एक्ट 2009 में आया, राइट टू एजुकेशन 2009 में एक्ट आया और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से यह मित्रों लागू हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। 1 अप्रैल 2010 से आपका यह राइट RTE एक्ट लागू हो गया। क्लियर? नवीन शिक्षा नीति, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी समिति की सिफारिश पर नवीन शिक्षा नीति लागू की गई थी, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आपकी नवीन शिक्षा नीति आपकी लागू की गई। यह आपका अंतिम प्रश्न था दोस्तों, 5वां प्रश्न। हमने यहां पर 5 प्रश्नों के बारे में जो है डिटेल के साथ में चर्चा करने की कोशिश की है। तो दोस्तों जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है, सारा का सारा कंटेंट आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन जो है मित्रों करना है। बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।